Suprabhatam. Happy World Yoga Day to all of you from AIMA, Ayush International Medical Association, Nagpur. Shankham comes from the two Sanskrit words Shum, which means something good, and Kham, meaning water. Hence, the meaning of Shankham is the conch holding the sacred water. The sound of the conch signifies auspiciousness in Vedic culture. It is said that by keeping water in the conch and sprinkling it, the atmosphere is purified. Playing the conch regularly is good for our health. According to Ayurveda, the medicinal use of Shankh Bhasma provides benefits in heart attack, blood pressure, asthma, retardation, diseases related to the brain and nervous system. Playing the conch in the rhythmic manner strengthens the lungs, which also purifies the blood due to the flow of pure oxygen in body. Thus useful in these pandemic situations. Let's start our World Yoga Day celebration with the auspicious Shankhanad. हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रज्ञा। योगा के बारे में हम सभी को उसका महत्व पता है। योगा हमारे शरीर को ही नहीं तो हमारे मन को भी पूरी तरीके से स्वस्थ रखता है। जैसे कि हमें रोज़ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वैसे ही अगर योगा हम नित्य नियम से हमारे जीवन शैली में उसका उपयोग करेंगे तो हम केवल शरीर को स्वस्थ ही नहीं तो व्याधि मुक्त भी रख सकते हैं। इसका प्रत्यय जो नित्य नियम से योगा करते हैं उन्हीं सभी को पता है। योगा का बस एक ही महत्व है, वो कि हमें रोज़ करना है। अगर हम गैप के साथ और प्रॉपर तरीके से, अगर प्रॉपर टेक्निक से नहीं करेंगे तो उसका उतना लाभ नहीं होता है जितना कि योगा का होना चाहिए। आज 21 जून जो कि इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, पूरे विश्व में हम इसका महत्व रख चुके हैं कि योगा का उपयोग क्या है, योगा किस लिए करना चाहिए। हमारे मानसिक संतुलन के लिए, एंग्जाइटी के लिए, शरीर की सारे अवयवों को व्यवस्थित रखने के लिए हम योगा का उपयोग करते हैं। आज 21 जून इंटरनेशनल योगा डे के दिन हम आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण एसोसिएशन है, बहुत ही उनका काम बहुत ही अच्छा है, जो कि सारी चिकित्सा पद्धतियों को, जो कि 6 चिकित्सा पद्धतियां हमारे प्राचीन शास्त्र में बताई गई है, जिसमें कि आयुर्वेद, यूनानी, नेचुरोपैथी, सिद्धा, होम्योपैथी और योग। ये 6 चिकित्सा पद्धतियों का अगर हम हमारे रोज़ के जीवन में उपयोग करेंगे तो उसका महत्व बताया है। और इसी के साथ आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सबके साथ जुड़ के काम कर रहा है। इसमें सबसे पहले मैं आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन के चेयरमैन जो कि डॉक्टर सतीश कराले जी है, वाइस चेयरमैन जो कि डॉक्टर नितिन राजे पाटिल जी है, डॉक्टर सुमीर भूषण जो कि प्रेसिडेंट ऑफ योग नेशनल एंड इंटरनेशनल, डॉक्टर दिशा चौहान वाइस प्रेसिडेंट, डॉक्टर धीरज मेश्राम सर जी जो कि प्रेसिडेंट ऑफ आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन, डॉक्टर विहार बिडवाई सर जो कि प्रेसिडेंट ऑफ आयुर्वेदा आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन, और मैं डॉक्टर प्रज्ञा, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन, और हमारे बाकी के भी सारे माननीय डॉक्टर्स और सदस्य जिन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेके इस मेडिकल एसोसिएशन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लेके जाने का प्रयत्न किया है। आज 21 जून के दिन योगा इंटरनेशनल योगा डे जो हम मना रहे हैं, वो उसी के साथ आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन और जो आयुष मंत्रालय भारत सरकार और एमएसएमई के साथ जुड़ के हम मना रहे हैं। तो आज हम सारे एक साथ जुड़ के योगा का महत्व देखेंगे, जानेंगे, और हमारे साथ आज आप योगा करेंगे।
धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन के मंच पर। आज विश्व योग दिवस ना सिर्फ भारत में मनाया जा रहा है बल्कि पूरे विश्व के बहुत से देशों में आज योग मनाया जा रहा है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि योग को करना बहुत ही आसान है, बहुत ही सुलभ है, बहुत ही सहज है। और इसकी सबसे खूबसूरती, जो सबसे खास बात है, वो ये है कि योग को करने के लिए ना तो आपको कोई बड़े बड़े इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, ना कोई बड़ी हैवी मशीनरीज की ज़रूरत है, ना जिम जाने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा स्पेस चाहिए जहां पर आप बड़ी आसानी से योग कर सकते हैं। और खूबसूरती इस योग की ये भी है कि हमें इसके अंदर किसी भी तरह के भार को नहीं उठाना होता, सिर्फ अपने शरीर के भार को ही योग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज आपको आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन के मंच पर हम कुछ ऐसी टेक्निक्स से भी रूबरू कराएंगे जो रिसर्च की गई हैं ताकि आराम जो है वो तेज़ी से आ सके। जैसे कि पैनक्रियाज को तुरंत एक्टिवेट करने का तरीका, जैसे कि सर्वाइकल में पहले 1 मिनट के अंदर अंदर ठीक करने का तरीका, आराम देने का तरीका। दूसरा, अगर किसी को घुटनों में तकलीफ हो गई है बहुत ज़्यादा, उसको किस तरीके से पहले मिनट के अंदर अंदर आराम आ जाए। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर जिनका रहता है, विदिन 10 मिनट्स उसको किस तरीके से हम नॉर्मल लेवल पे ला सकते हैं, उसका आपको तरीका बताया जाएगा ताकि ऑक्सीजन लेवल भी जो है वो अच्छी तरह से शरीर के अंदर मेंटेन रहे और हमारे ऑर्गन्स को भी स्टिमुलेट करें। क्या है ये सारी टेक्निक्स, क्या है योग के वो सूत्र, आइए देखते हैं। सही मनस्थिति के साथ ही आसन की शुरुआत की जानी चाहिए। श्वास सही ढंग से लें। इसका सबसे आसान तरीका है ओम के उच्चार से। जमीन पर आरामदायक स्थिति में पलौटी मारकर बैठें। नेत्र बंद करें। सामान्य श्वास लेते हुए पेट तक श्वास को धकेलिए। सैद्धांतिक तौर पर छाती बिल्कुल नहीं हिलनी चाहिए। अब गहरी सांस भरें और ओम के उच्चार के साथ सांस छोड़िए। पहले 3 सेकंड तक मुंह खोलकर ओ का उच्चार होना चाहिए। फिर मुंह बंद करके मम का उच्चार तब तक जारी रखें जब तक आपकी श्वास आपको करने दे। आपके कपाल में आपको गहरी कंपन महसूस होगी। 3 बार दोहराएं। आंखें बंद रखें और याद रहे, ओम के हर उच्चार के पहले गहरी सांसों के बीच सांस की गति सामान्य रखें। ओम के उच्चार से मन शांत होता है और भीतर की ओर केंद्रित होता है। ध्यान रहे, शुरुआत में किसी भी आसन को एक बार से ज्यादा ना करें। अभ्यास के बाद आप हर आसन 2 या 3 बार दोहरा सकते हैं। शवासन। पीठ के बल लेटिए, पैर जुड़े हुए, पैरों की उंगलियां बाहर की ओर, हाथ जंघाओं के पास और आंखें बंद करें। गहरी सांस भरें। दोनों पैरों के बीच का फासला बढ़ाएं। पैरों की उंगलियां अब भी बाहर की ओर, एड़ियां जमीन पर टिकी हुई। हाथों को जमीन पर ऐसे रखें कि वो शरीर के किसी भी हिस्से को ना छुएं। हथेलियां छत की तरफ। सांस छोड़ते समय शरीर से सारा तनाव रिहा करने की कोशिश कीजिए। अपने शरीर को मन की आंखों से देखते हुए उसके हर हिस्से को विश्राम कराएं। सांस पर ध्यान दें। श्वास प्रश्वास की गति सहज और सहज होती चली जाए। आप इस आसन का अभ्यास किसी भी वक्त कर सकते हैं और खासकर ये पूरी तरह से कायाकल्प करता है। पीठ के बल किए हुए सारे आसनों में शवासन ही शिथिलता प्रदान करने वाला आसन है, यानी तन और मन योगा अभ्यास के लिए तैयार हैं। अर्ध हलासन, एक पैर से। शवासन की स्थिति से दोनों पैर मिलाएं, हाथ शरीर के पास, हथेलियां जमीन पर टिकी हुई। दाएं पैर को घुटने से बिना मोड़े उठाएं, पैर और पंजे बाहर की तरफ तानें। शरीर से 90 डिग्री तक पैर को उठाएं और जब तक बिना असुविधा के स्थिति में रह सकें, रहें। याद रहे, श्वास प्रश्वास सामान्य गति में चलती रहे। धीरे से पैर को जमीन पर लाते हुए
आसन से बाहर निकलें। अब दूसरे पैर के साथ दोहराएं। ये अर्ध हलासन है। इसे ये नाम दिया गया क्योंकि अंतिम स्थिति में शरीर हल समान नजर आता है। ये पैर, पेट और कमर के लिए लाभदायक है। ये जंघाओं और पिंडलियों को प्रबल बनाता है। जंघाओं के पिछले भाग व नितंब में खिंचाव लाता है एवं आंत, गुर्दों में रक्त प्रवाह बढ़ाता है। अब विश्राम करें, श्वास लें, 10 सेकंड तक शवासन करें। उत्तान पादासन। शवासन की स्थिति से दोनों पैर मिलाएं, हाथ शरीर के पास, हथेलियां नितंबों के नीचे ले जाएं। दोनों पैरों को उठाएं और घुटने मोड़े बिना ही जमीन से 30 डिग्री ऊपर पहुंचने पर वहीं रुक जाएं व 5 सांस भरने तक इसी स्थिति में बने रहें। उसी तरह 60 डिग्री पर रुकिए और अंत में जमीन के 90 डिग्री पर हर बार 5 सांस भरने तक स्थिति में बने रहें। धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएं। 60 डिग्री और 30 डिग्री पर रुकते हुए श्वास सामान्य गति से लें। पेट के पूरे हिस्से के लिए उत्तान पादासन बहुत फायदेमंद है। अर्ध पवन मुक्तासन। शवासन की स्थिति से पैरों को मिलाएं और हथेलियों को शरीर के पास रखें। दाएं पैर को घुटने से मोड़िए। जितना हो सके जंघा को पेट के पास लाएं। दोनों हाथों से दाएं पैर को लपेट लीजिए। घुटने के नीचे उंगलियों को एक दूसरे में डालते हुए दूसरा पैर जमीन पर ही सीधा टिका रहे। पैर आरामदायक स्थिति में रहे। जंघा को पेट की तरफ दबाएं। धीमी गति से विपरीत क्रम में आसन से बाहर निकलें। अब दूसरे पैर के साथ दोहराएं। बदहजमी में ये आसन हितकारी है। पेट, नितंब और जंघाओं को तानता है। शरीर के निचले हिस्से को सुडौल और लचीला बनाता है। कमर दर्द में लाभप्रद है और पेट के निचले हिस्से के लिए अत्यधिक लाभकारी है। आपने ध्यान दिया होगा कि ये आसन जोड़ियों में होते हैं। अधिकतर आसन परिपूरक हैं। नौकासन। जमीन पर मूल स्थिति से गहरी श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, जितना ऊपर उठाना मुमकिन हो। अब दोनों हाथों को उठाएं और उन्हें सीधा रखते हुए पैरों की उंगलियों तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। अपने शरीर को करीब 45 डिग्री पर लाने की कोशिश करें। कोहनी और घुटनों को मोड़े बिना। श्वास प्रश्वास की गति सामान्य हो। स्थिति बनाए रखें। आसन से निकलते वक्त श्वास छोड़िए। याद रहे, इस आसन का अभ्यास झटके से ना करें। कमर की चर्बी घटाने के लिए नौकासन अति उत्तम है। पेट के लिए भी ये फायदेमंद है और कमर तथा पैर की मांसपेशियों में मजबूती लाने में कारगर है। गुर्दों को संयमित करने में ये आसन मदद करता है। मधुमेह के मरीजों को इस आसन से फायदा होता है और मन की एकाग्रता में सुधार आता है। धनुरासन। पेट के बल लेटकर ठुड्डी जमीन पर रखें। श्वास छोड़िए, पैर उठाइए और घुटनों से मोड़िए। पैरों को अपनी ओर लाएं, पीछे झुकें और दाएं हाथ से दाएं टखने को पकड़ें व बाएं हाथ से बाएं टखने को पकड़ें। सांस भरें, टखने को ऊपर की ओर खींचते हुए जंघाओं को जमीन के ऊपर उठने दें। साथ ही सीने को जमीन के ऊपर उठाएं। सांस रोके रखिए। शरीर का पूरा वजन केवल पेट पर होना चाहिए। सिर को जितना पीछे हो सके लेकर जाएं। जितनी देर सांस को बिना तकलीफ के रोक सकें, उतनी देर आसन में बने रहें। अब धीमी गति से सांस छोड़कर घुटने जमीन पर टेकें, टखनियां छोड़ें और पैर व हाथ जमीन पर लाएं। योग में सबसे श्रेष्ठ आसन धनुरासन को ही माना जाता है। ये व्यक्ति को सुडौल बनाए रखता है, मेरुदंड में लचीलापन लाता है। नियमित अभ्यास से पीठ के निचले भाग, ऊपरी भाग तथा गर्दन के दर्द में लाभ होता है।
पेट की मांसपेशियों को तानते और छोड़ते रहने से वहां का रक्त प्रवाह सुधरता है। तीस सेकंड्स तक शवासन करें ताकि शरीर पूर्ण विश्राम कर सके। ताड़ासन। सीधे खड़े हों, कमर सीधी रखें, पैरों के बीच थोड़ा फासला, दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर सिर के ऊपर उठाएं। शरीर व हाथों को और ऊपर तानने की कोशिश करें। सांस भरें, पैरों की उंगलियों पर खड़े हों और सांस सामान्य हो स्थिति में बने रहें। शरीर के हर भाग यहां तक कि सिर में भी तनाव महसूस करें। सांस छोड़ते हुए आसन से विपरीत क्रम में बाहर निकलें। सांस को सिर, छाती, पेट, पैर और तलवे से गुजरते हुए महसूस करें। विश्राम के बाद इसे फिर दोहराएं। इस आसन में बिल्कुल सीधे खड़े होने से संतुलन, चेतना व श्वास प्रश्वास में सुधार आता है। पृष्ठासन। पैरों के बीच थोड़ा फासला रखें। शरीर आरामदायक व संतुलित रहे। सांस भरते हुए हथेलियों को कमर पर रखें। अब जितना हो सके पीछे झुकें। हाथों से शरीर को सहारा दें। काबिलियत से ज्यादा ना करें। सांस बाहर छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में लौट आएं। हालांकि देखने में ये बहुत आसान है, पर ये आसन लचीलापन लाता है, रीढ़ व पीठ की मांसपेशियों को मजबूती देता है और श्वास प्रणाली को बेहतर बनाता है। शरीर को खड़ी अवस्था के बाकी आसनों के लिए तैयार करता है। पाद हस्तासन। पैरों के बीच दूरी रखकर खड़े हों और हाथ सीधे ऊपर उठाएं। थोड़ा पीछे झुकें। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। पहले कमर से, फिर गर्दन और अंत में सिर को झुकाएं। झुकते समय कूल्हों को थोड़ा पीछे धकेलें। पैरों की उंगलियों को छुएं। शुरुआत में घुटने मुड़े तो कोई बात नहीं। सांस भरें, उठें और सामान्य स्थिति में लौट आएं। इसे दोहराएं। पाद हस्तासन पैरों और घुटनों के लिए लाजवाब है। पेट की चर्बी को घटाने व कपाल में रक्त प्रवाह बढ़ाने में ये मदद करता है। ये आसन भले ही बिल्कुल आसान लगे, पर ये कारगर है। अब तक आपने देखा होगा कि किस तरह अलग अलग आसन शरीर के अलग अलग हिस्सों पर काम करते हैं, पर ज्यादातर ये एक साथ काम करते हैं। उत्कट आसन। सीधे खड़े हों। हाथ शरीर के पास ही, कमर सीधी, नजर सामने, पैर उतने फैलाएं जितना दोनों कंधों में फासला हो। दोनों घुटनों को इस तरह घुमाएं कि घुटने और पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ हों। घुटनों को झुकाते हुए शरीर को जमीन की तरफ खींचें। कमर सीधी रखें। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में सिर के ऊपर ले जाएं। घुटने और मोड़ते हुए शरीर को और नीचे लाएं। जंघाओं को जमीन से समानांतर लाने की कोशिश करें। कमर सीधी रखें। जितनी देर आराम से इस आसन में रह सकें, रहें। फिर विपरीत क्रम में आसन से बाहर निकलें। उत्कट आसन निचले शरीर के लिए फायदेमंद है, खासकर महिलाओं के लिए। मासिक धर्म को नियमित करता है, मूत्राशय का संक्रमण ठीक करता है। ये घुटनों, बाजुओं और पिंडलियों के लिए भी उत्तम है। ये जंघाओं तथा कमर से मोटापा घटाता है और पेट के निचले हिस्से को बल देता है। पर्वतासन। आसन में बैठकर हथेलियों को छाती के आगे जोड़ें। जोड़ी हुई हथेलियों को सिर के ऊपर जितना हो सके तानें।
बाजू कान को छूते हुए अपने आप को जितना हो सके ताने, कूल्हों को एड़ियों से ऊपर बिना उठाए उसी स्थिति में रहें। धीरे से जोड़ी हुई हथेलियों को छाती के सामने ले आएं और फिर अपनी जंघाओं पर या शरीर के पास रखें। पर्वतासन में शरीर पर्वत की चोटी जैसा लगता है। एक आसान आसन लेकिन बहुत ही फायदेमंद। रीढ़ को लचीला बनाता है और बैठकर करने से पीठ के निचले हिस्से पर अच्छा प्रभाव आता है। छाती, गले, कंधों व गर्दन के जोड़ों के लिए भी ये उत्तम है। गर्दन तथा कंधे के लिए ब्रह्म मुद्रा। जमीन पर किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठें। कमर सीधी रखें। धीमी गति में सिर को दाईं तरफ जितना हो सके घुमाएं। गर्दन पर तनाव ना आने दें व झटके से ना घुमाएं। सिर को सामान्य स्थिति में लेकर आएं। अब बाईं ओर घुमाएं। फिर से सिर को सामान्य स्थिति में ले आएं। अब ऊपर की ओर देखें और सिर को फिर सामान्य स्थिति में ले आएं। नीचे देखें। सामान्य स्थिति में लौट जाएं। आसन दोहराएं। हिंदुओं के भगवान ब्रह्मा, जिनमें सब कुछ देखने की काबिलियत थी, उनसे इस आसन को अपना नाम मिला। ये सारे आसन कमर के ऊपरी हिस्से, खासकर गर्दन को लचीला बनाते हैं और बल प्रदान करते हैं। अक्सर नींद में या जागते हुए भी गर्दन सही स्थिति में नहीं रहती। आजकल ज्यादा समय कंप्यूटर के सामने या टेलीविजन देखते हुए बीतता है, जिसके कारण गर्दन में तनाव रहता है। उंगलियों को फंसाकर तानना। हाथों को सिर के ऊपर उठाएं। ताड़ासन की तरह उंगलियों को एक दूसरे में फंसा दें। ऊपर की ओर तानें और फिर छोड़ दें। गर्दन के पीछे उंगलियों को फंसाना। उंगलियां इस तरह फंसाएं। अब फंसी हुई उंगलियों को गर्दन के पीछे टिकाएं। कोहनियों को जितना हो सके पीछे की तरफ धकेलें। ये सीने के जोड़ों के लिए फायदेमंद है। हाथों को तानना। हाथों को सामने फैलाएं, फिर उन्हें शरीर से 90 डिग्री बाहर की तरफ लाएं। धीमी गति में हाथों को अपने पीछे धकेलिए। थोड़ी तकलीफ हो वहां तक हाथों को लेकर जाएं। हाथों को अब धीरे धीरे वापस विपरीत क्रम में लाएं और फिर नीचे ला दें शरीर के पास। हम कुछ भी करें, कितना भी ध्यान दें, गर्दन और कंधों पर ध्यान नहीं दिया जाता, परंतु योग में खूब समय और ध्यान गर्दन, कंधों और बाजुओं पर केंद्रित किया जाता है। आप ना सिर्फ बेहतर दिखेंगे बल्कि बेहतर महसूस भी करेंगे। कपालभाति। ध्यान दें कि इस प्राणायाम को करने से 2 घंटे पहले तक आपने कुछ खाया ना हो। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठें, जैसे पलौठी मारकर। श्वास भरें। पेट के निचले हिस्से की मांसपेशियों को तेजी से सिकोड़कर नथनों से हवा बाहर फेंकें। फिर पेट को आराम दें। ऐसा करते हुए सांस अपने आप अंदर ली जाएगी। अब इसे तेजी से दोहराएं। यदि आप पहली बार कर रहे हो तो 5 बार से ज्यादा ना करें। अभ्यास के साथ आप 1 बार श्वास भरकर 10 बार बाहर छोड़ सकते हैं। ऐसा 3 बार से ज्यादा ना करें, ताकि शरीर आरामदायक स्थिति में हो। इस प्राणायाम के जरिए फेफड़ों की सफाई होती है। अनुलोम विलोम। दाएं हाथ की तर्जनी व बीच की उंगली को अंदर की तरफ मोड़कर अंगूठे व छोटी उंगली को तान दें। दाएं नथुने को अंगूठे से बंद कर बाएं नथुने से श्वास भरें। श्वास जरा सा रोकिए।
अब बाएं नथुने को छोटी उंगली से बंद कर दाएं नथुने से श्वास छोड़ें। श्वास जिस गति में अंदर भरें, उसी गति में बाहर छोड़ने का प्रयत्न करें। जरा रुककर अब दाएं नथुने से श्वास अंदर लें, फिर जरा रुकें। छोटी उंगली को हटाकर इस बार बाएं नथुने से श्वास छोड़ें। ये एक चक्र हुआ, कम से कम 5 चक्र पूरे करें। इस प्राणायाम से ये पक्का होता है कि आप दोनों नथुनों से ठीक तरह से श्वास ले रहे हैं। मस्तिष्क में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में पहुंचता है। साइनस के मरीजों के लिए ये बहुत अच्छा है व मन को शांत करने के लिए भी, ध्यान के लिए भी ये मन को तैयार करता है। भ्रामरी। इस प्राणायाम में मधुमक्खी की तरह भुनभुनाना होता है। इससे मस्तिष्क में कंपन उठती है। आंखों को ढक लें व कानों को बंद कर दें। ऐसा करने से कंपन का एहसास तेज होगा। ओ कहे बिना ओम का उच्चार करने से भुनभुनाने की आवाज प्राप्त होती है। इससे मन शांत व एकाग्र होता है। क्योंकि गले में भी कंपन होती है, ये थायराइड ग्लैंड के लिए भी प्रभावशाली है। ये मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और हार्मोनल सिक्रीशन को संतुलित करता है। प्राणायाम के अभ्यास से मन ध्यान के लिए तैयार होता है। मन की एकाग्रता में सुधार आता है, तनाव कम होता है, हृदय व फेफड़ों की कसरत होती है और स्नायु मंडल को बल मिलता है। परंतु याद रहे, प्राणायाम का असर तब बेहतर होता है जब शरीर पहले विभिन्न आसन कर चुका हो। अभ्यास अब करीब करीब पूरा हो चुका। योग चक्र की तरह काम करता है। हर आसन पिछले से उभरता व अगले से जुड़ता जाता है, पूरे शरीर पर विस्तृत तरीके से काम करता हुआ। तो हम वहीं पहुंच गए जहां से हमने शुरुआत की थी, ओम का उच्चार। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन के योगाचार्य मुकुल गुरु जी से, जो अपनी एक टेक्निक के बारे में, रिसर्च बेस्ड टेक्निक के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से हम अपनी रीढ़ की हड्डी को सुदृढ़ कर सकते हैं। अगर किसी को सर्वाइकल की समस्या है या स्पाइन में कोई तकलीफ है तो उसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। बहुत ही आसान है, आइए देखते हैं। नमस्कार, सुप्रभातम। आप सभी का दिन मंगलमय हो। एलोपैथी की दवाई लेने के बाद मुझे अल्सर्स हो गए थे पूरे पेट में। फिर नेचुरोपैथी, योगा सब करने के बाद एक दिन मैंने महसूस किया कि मैंने लोड लेके देखा दुख भरी जगह पे, और वो लोड ज़मीन पे रखने के बाद मैंने रीढ़ की हड्डी को मेरे वहाँ बेंड कर दिया और उसमें रिलैक्स करते ही मुझे महसूस हुआ कि मैं कुछ तो भी आराम पा रहा हूँ। मैंने वो लोड लेके उसके ऊपर बहुत काम किया और फिर एक एक्सरसाइज तैयार हो गया। वह एक्सरसाइज को हम लोग योगिक भाषा में संपूर्ण चक्रासन बोलते हैं, लेकिन यह एक्सरसाइज बहुत कठिन है। उसको मैंने आसान करके देखा तो वो हो गया अर्ध चक्रासन। उसको मैंने ओंकार जोड़ दिया, प्राणायाम जोड़ दिया, ध्यान जोड़ दिया। ये तीन चीज़ें जुड़ने की वजह से वह बहुत असरकारक हुआ और मेरे रीढ़ की हड्डी का C5 C6 का सर्वाइकल सेक्शन में जो पेन था वो धीरे धीरे गुजरता गया। मेरे सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत अच्छे काम करने लगे। यह सब चीज़ें धीरे धीरे होती गई और उसका असर होते गया। मुझे इंसोमेनिया हो गया था मेरे दुखों के कारण, वह भी धीरे धीरे सर्वाइकल सेक्शन में मैंने जब यह लोड का उपयोग चालू किया उससे नींद आना चालू हो गई। ये सब चीज़ें जिस यूनिक दैवी जादुई आसन से हुआ वह अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उसे देखिए, उस आसन को हम अर्ध चक्रासन विथ ओंकार कहते हैं। मैं उसका एक डेमो देना चाहता हूँ आपको। यह बड़ा सुंदर आसन है, घर में केवल एक दरी पे हम कर सकते हैं। इसे कोई पैसा नहीं लगता, कोई समय नहीं लगता, 10-12 मिनट में यह काम हो जाता है।
हमारे रीढ़ की हड्डी में 3 हिस्से होते हैं। इसे बोला जाता है 2 हाथों के बीच से सर्वाइकल सेक्शन, दूसरा बीच वाला थोरेसिक सेक्शन और तीसरा लंबर सेक्शन। ये तीनों को 1 बाय 1 यह पिलो पे, राउंड पिलो जिसको चपटी कर लिया है उसके ऊपर रेस्ट करना है और ओंकार का मंत्र जाप करना है। बस इतनी सिंपल सी बात है। जस्ट देखिए, मैं सर्वाइकल सेक्शन पे रेस्ट किए जा रहा हूँ और मेरी गर्दन पूरी ज़मीन के और नीचे झुकी हुई है, सर ज़मीन पे लगा हुआ है। दीर्घ श्वास यह प्रक्रिया सर्वाइकल में 21 बार करनी है। समय अभाव में यहाँ केवल एक बार दिखा रहा हूँ। आगे बढ़ा के न उठते हुए इसे थोरेसिक सेक्शन में ले जाए। दीर्घ श्वास तीसरा लंबर सेक्शन के लिए ले जाइए लोड को। दीर्घ श्वास लंबर सेक्शन में 25 बार करें ओंकार का जाप श्वास के साथ, दीर्घ श्वसन के साथ। नासिका से श्वसन करना है, अंदर लेना है श्वास को, मुंह से ओम बोलते हुए बाहर छोड़ना है। यह प्रक्रिया 21-21-25। इससे रीढ़ की हड्डी का लचीलापन बढ़ जाता है, पाचन संस्था सुधरती है, पाँव में चिटिया आना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस, लंबर स्पॉन्डिलिटिस, इन सभी में यह बड़ा फायदा देता है, लाभ देता है। बहुत बार फ्रोजन शोल्डर में भी इसका बहुत सारा योगदान रहता है, उसे फायदा हो जाता है, दुख कम हो जाता है। इसके बाद वाम कुक्षी आसन, यह करते हुए वाम यानी बाई ओर पलटना है। ऊपर वाला दाहिना हाथ जमीन पे रख के वज्रासन में बैठ जाना है। यह प्रक्रिया दिखती बड़ी सिंपल है और लाभ बहुत है। तो क्रिया के हिसाब से अगर लाभ देखो तो इसमें श्वसन संस्था, बाद में आपका पचन संस्था, आपका प्राणमय कोश, मनोमय कोश और अन्नमय कोश, इन तीनों का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से बहुत अच्छा लाभ होता है। इसका अनुभव आप ज़रूर करें। योग साधना में शुरुआत करने के लिए यह आसन क्रिया सभी व्यक्ति को, जिन्होंने पहले कभी न किया हो, उनके लिए भी यह बहुत उपायकारक, लाभकारक विधि है। तो आपने मेरी बातें सुनी, उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल गुरुजी। और अब मैं आपके साथ ऐसी टेक्निक शेयर करने जा रहा हूं जिससे पैनक्रियाज पहले दिन से एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी। और कमाल की बात यह है कि मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, प्राइम न्यूज़ के स्टेट चीफ ब्यूरो हैं, उनकी मदर को
उनकी एज भी 80 प्लस थी, इंसुलिन लगा करते थे और मैंने उनको ये खास टेक्निक बताई थी जिससे 1 महीने के अंदर अंदर उनका इंसुलिन जो है वो छूट गया और शुगर लेवल जो है वो 80-90 पे रहने लग गया। आज सिर्फ 1 गोली खाते हैं 1 महीने के बाद, और मुझे ऐसा लगता है कि 1 महीने के बाद शायद उस गोली का भी इस्तेमाल उनको बंद करना पड़ेगा। क्या वो टेक्निक है आज आपके साथ शेयर करूंगा। बड़ी लाजवाब और आजमाई हुई टेक्निक है। इस टेक्निक के अंदर ये कटोरी बहुत अच्छा काम करती है, बहुत जबरदस्त काम करती है। किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो आप कटोरी लेंगे उसके जो किनारे हैं वो तीखे नहीं होने चाहिए, मोटे किनारे वाली लेनी है ताकि ये चुभे ना, ठीक है। और इस कटोरी को हमने उल्टे लेटकर अपनी जो नाभि होती है, नाभि जो है उसके सेंटर पॉइंट जो है नाभि का, वो यहाँ कटोरी पर रहना चाहिए उल्टे लेटकर। मैं आपको अभी करके भी दिखाता हूँ किस तरीके से उसको करना है। सबसे पहले आपने इस तरीके से बड़े आरामदायक स्थिति में, चाहे आप बेड पर लेट जाएं कोई इशू नहीं है, और आपने इस कटोरी को यहाँ नीचे रखना है और इस मुद्रा में आपने धीरे धीरे यहाँ पर लेट जाना है। जो नाभि वाला एरिया है वो कटोरी के ऊपर आना चाहिए, ठीक है, और पूरा भार जो है वो पेट के ऊपर आना चाहिए। और आप देखेंगे कम से कम 1 से 1.5 मिनट इस पोजीशन पे आपको रहना है। जब आप इस कटोरी के ऊपर आएंगे, सीधी कटोरी के ऊपर, तो आपको नाभि और नाभि के आसपास वाले एरिया में थोड़ा सा खिंचाव महसूस होगा। उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो पैनक्रियास को एक्टिवेट करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है, समझ लीजिए। दूसरी बार आपको कटोरी को उल्टा करना है बिल्कुल इसी तरीके से, और आपको फिर से अपनी नाभि को इस तरीके से सेंटर पॉइंट पे लेके आना है कटोरी के, और आपको ऐसे रिलैक्स पोजीशन में लेट जाना है। आपके पेट का पूरा भार जो है वो कटोरी के ऊपर आना चाहिए। वो नाभि वाला एरिया जो है उसका पूरा भाग कटोरी के ऊपर आना चाहिए। इस प्रक्रिया में भी 1 से 1.5 मिनट आपको रहना है। फिर से कटोरी को सीधा करना है इस तरीके से, और फिर से आपको यहां पर नाभि को सेंटर में रखते हुए और लेट जाना है। बहुत आसान प्रक्रिया है, बहुत ही ज़्यादा आसान। खास बात जो ये है, इसका ध्यान रखना है कि खाना खाने से कम 1.5 से 2 घंटे पहले आपको इस प्रक्रिया को दोहराना है। फिर से आपने उठ जाना है, फिर इस कटोरी को उल्टा करना है, ठीक है, और इस तरीके से आपको फिर से अपनी नाभि वाला एरिया जो है कटोरी के ऊपर रख के और फिर से रिलैक्स हो जाना है। कम से कम 1 से 1.5 मिनट आप इस तरीके से इसके ऊपर लेटे रहें। टोटल 4 साइकिल करने हैं, 4 बार आपको करना है, और उसके बाद रिलैक्स हो जाना है। अगर कुछ खाना है तो खाना कम से कम 2 घंटे के बाद। और बहुत से लोग पूछते हैं कि अब हम गोली भी खा रहे होते हैं या इंसुलिन ले रहे होते हैं तो उसके साथ हम क्या कर सकते हैं। हालांकि आज योग डे है, लेकिन आपको एक खास टेक्निक बता रहा हूं, तो साथ में एक छोटा सा फार्मूला बताता हूं। लेकिन उस फार्मूले को आपने हजारों बार सुना होगा, लेकिन आपको तरीका बताऊंगा कि उस चीज़ को अगर हम ले रहे हैं, अगर आपने पहले भी लिया है, तो उससे फास्ट काम कैसे लेना है, कैसे वो तेजी से काम करे, वो आज आपको शानदार तरीका बताने जा रहा हूं। आपने मेथी दाना के बारे में हजारों बार सुना होगा और शायद बहुत से लोगों ने किया भी होगा। कोई हाई बीपी के लिए करते हैं, कोई शुगर के लिए करते हैं, बहुत से फायदे हैं इसके। लेकिन उससे मेथी दाना से फास्ट काम कैसे लेना है वो आपको तरीका बताता हूं। आप खाली 1 से 1.5 चम्मच लीजिए, यानी 5 से 6 ग्राम मेथी दाना लीजिए, और मेथी दाना जो है उसको रात को 1 गिलास पानी में, कांच का गिलास ले लीजिए और उसमें भिगोना है। लेकिन भिगोने से पहले एक खास काम करना है। वो जो 1 से 1.5 चम्मच आपने लिया है उसको आपने दरदरा सा कूट लेना है, हल्का हल्का मोटा मोटा कूट लेना है। कूट के फिर उसको आप 1 गिलास पानी में रात को भिगो लीजिए, और सुबह उठ के उस मेथी दाने को अच्छी तरह से मसल लीजिए, अच्छी तरह से, और किसी कपड़े से या फिर बारीक छलनी से उसको छान के पानी को आप पी जाइए। मैं कहता हूं इतना कमाल करेगी आप सोच भी नहीं सकते। विदिन 2 वीक्स
2 हफ्ते के अंदर आप महसूस करोगे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी शुगर जो है ना नॉर्मल लेवल पे आनी शुरू हो गई है और मुझे टेस्ट कराना चाहिए। इसके अंदर एक खास बात है, ये टेक्निक बड़ी ज़बरदस्त और ज़ोरदार है। इसके अंदर जब भी आप इस प्रक्रिया को अपनाएं तो आप अपने शुगर लेवल पे मॉनिटरिंग करते रहिएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि जी मेथी दाना हमें सूट नहीं करता है, गर्म करता है और हमारी खून की तासीर भी गर्म है, तो हम क्या करें? उनके लिए भी बेहतरीन तरीका बताता हूं। उनको भी कम से कम 1.5 चम्मच लेना है, थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, 2 चम्मच ले लीजिए। 2 चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच सौंफ। सौंफ कौन सी? मोटी सौंफ जो हम अचार में डालते हैं। बारीक सौंफ नहीं लेनी, मोटी सौंफ लेनी है। और खास ख्याल जो रखना है वो ये रखना है कि वो जो सौंफ है, वो सौंफ जो है वो रंग वाली नहीं होनी चाहिए, बिना रंग के होनी चाहिए। इन दोनों को आपने ले लेना है। 2 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच सौंफ, दोनों को मोटा मोटा कूट के 1 गिलास पानी में, यानी 200 ml पानी, 1 गिलास पानी में आपने उसको रात को भिगो देना है और सुबह अच्छी तरह से मसल के और उसको छान लेना है, बारीक कपड़े से या बारीक छालनी से। और उसको छान के सुबह सुबह खाली पेट ले लीजिए। जिनको गर्मी करती है, जिनकी तासीर गर्म है, उनको गर्मी नहीं करेगी, क्योंकि सौंफ का कॉम्बिनेशन आ गया। बड़ा जबरदस्त नुस्खा है, इसको साथ में आप आजमा सकते हैं। अब हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। अब हाई ब्लड प्रेशर की बात करें तो आजकल बहुत से लोगों के मुझे फ़ोन भी आते हैं, व्हाट्सएप भी करते हैं कि सर हाई ब्लड प्रेशर के लिए एक्सरसाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक तो तुरंत तरीका बताइए कि विद इन 5 to 10 मिनट्स किस तरीके से ब्लड प्रेशर को नॉर्मल किया जा सकता है। दूसरा, कोई ऐसा तरीका भी साथ में बताइए कि जो गोली है वो छूट जाए। आज मैं आपको वही तरीका, शानदार तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है विद इन 10 मिनट्स, और ऑक्सीजन लेवल को भी बढ़ाया जा सकता है। और दूसरा, गोली को छुड़ाने का शानदार बेहतरीन तरीका विद इन 2 वीक्स, 2 हफ्ते में आप शायद मजबूर हो जाएंगे, आपको अपने डॉक्टर के पास मजबूरन जाना पड़ेगा कि डॉक्टर साहब अब क्या करें, क्योंकि ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल रहने लग गया है, गोली खाएं कि नहीं खाएं, ये कमाल हो जाएगा। तो क्या करना है, देखिए, आपको बड़े एक सुख आसन में बैठ जाना है। जिस भी पोजीशन में आप बैठना चाहें आप उस पोजीशन में बैठ जाइए। और बैठने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ लंबी सांस खींचनी है अपने नाक के द्वारा, ठीक है? और नाक से सांस खींच के 2 से 3 सेकंड रोकना है, 4 सेकंड रोक लीजिए। उसके बाद नाक से ही आपको सांस वापस लेकर आनी है, ठीक है? ख्याल इस बात का रखना है कि जब भी आप इस प्रक्रिया को करें तो आपकी आंखें बंद होनी चाहिए और आपका टोटल फोकस, टोटल कंसंट्रेशन आपकी सांस के ऊपर होना चाहिए। यानी जो सांस की साउंड है वो आपको सुनाई देनी चाहिए, फिर होगा कमाल। कैसे करना है? बड़ी इजी पोजीशन में आप आराम से बैठ जाइए, चाहे सुखासन में बैठें चाहे पद्मासन में बैठें। आप पालथी मारकर इस तरीके से बैठ जाएं और लंबा सांस खींचें। और सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ते जाएं। ख्याल इस बात का रखना है कि जब भी आपको सांस लेना है या सांस छोड़ना है, आपको सांस की जो आवाज़ है, जो साउंड है, उसके ऊपर कंसंट्रेट करना है, उसके ऊपर फोकस करना है। फिर से लंबी सांस लें, तीन से 4 सेकंड के लिए रोक के रखें और फिर नाक के द्वारा दोबारा से उसको बाहर जाने दें। इस प्रक्रिया को कम से कम 10 मिनट तक कीजिए। और आप एक बार 10 मिनट से पहले आप एक रीडिंग ले लीजिए। एक रीडिंग लेने के बाद दूसरी रीडिंग जब आप लेंगे 10 मिनट के बाद, आपको बड़ा ज़बरदस्त डिफरेंस नज़र आएगा। बहुत ही आसान है। और सबसे बड़ी बात है, ऑक्सीजन लेवल जो है वो हमारा बढ़ जाता है। जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो स्टिमुलेट होने शुरू हो जाते हैं, दिमाग को अच्छी खासी ऑक्सीजन मिलती है और एनर्जी लेवल जो है ना 10 मिनट के अंदर अंदर बढ़ जाता है, जबरदस्त हो जाता है। अब मैं आपको तरीका बताता हूं कि जो लोग पूछते हैं कि गोली कैसे छोड़ें, आज आपको वही जबरदस्त शानदार तरीका बताने जा रहा हूं कि गोली को छोड़ना कैसे है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है और वो है तरबूज के बीज। आप कहेंगे तरबूज के बीज? बिल्कुल, तरबूज के बीज। सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है। कैसे उसका इस्तेमाल करना है वो बताता हूं ताकि गोली छूट जाए। तरबूज के बीज काले रंग के होते हैं, लेकिन उसके अंदर से भी बीज निकाले जाते हैं जिसको तरबूज की गिरी बोलते हैं। तरबूज के वाइट बीज जो होते हैं
वो आपको किसी भी पंसारी की शॉप से या आयुर्वेदिक शॉप से मिल जाएगा। आपको 1 चम्मच तरबूज के बीज लेने हैं और आधा गिलास पानी लेना है, और पानी कांच के गिलास में लेना है आपको। रात को सोते समय आपको वो 1 चम्मच तरबूज के बीज आधा गिलास पानी में आपने भिगो देने हैं, और सुबह उठ के उस पानी को बीजों समेत मिक्सी में बस 2-4 जरा एक बार मतलब अच्छी तरह से मिक्सी में आपने घोट लेना है। और जब वो जो उसका प्रोड्यूस होगा वो मिल्की कलर का होगा, जैसे दूध होता है ना, बिल्कुल दूध की तरह होगा। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो उसमें 1 से 2 चम्मच मिश्री के डाल लीजिए। मिश्री ठंडी होती है और बड़ा कमाल करती है। अगर मिश्री नहीं है तो देसी खांड डाल लीजिए, चीनी मत डालिएगा, ठीक है। देसी खांड डाल लीजिए और उसको जो है अपना घोल के और सुबह सुबह खाली पेट पी लीजिए। कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना पीना। मैं कहता हूं 2 हफ्ते के बाद आप महसूस करोगे कि गोली को या तो हम आधा कर दें या बिल्कुल ही 1/4 कर दें या फिर छोड़ दें। इतना बढ़िया फॉर्मूला है ये। अगर इस टेक्निक के साथ इस फॉर्मूले को अपना लें तो डेफिनेटली आपका हाई ब्लड प्रेशर 2 हफ्ते के बाद आप कहोगे अरे ये तो कमाल ही होगी, ब्लड प्रेशर तो हमें भूल ही गए, हम ब्लड प्रेशर चीज़ क्या है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सर्वाइकल की, जिनको गर्दन में दर्द आ जाता है वो क्या करें। और आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि पहले 1 मिनट के अंदर पहले 1 मिनट में आपके सर्वाइकल का जो दर्द है, गर्दन का दर्द जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या करना है, आमतौर पे अब आजकल हम सारा दिन देखते हैं कि लैपटॉप्स, लोग मोबाइल फोन्स और सब पे लगे रहते हैं और इसी वजह से गर्दन जो है, कंधे झुके रहते हैं। और गर्दन और कंधे ज़्यादा देर तक जब झुके रहते हैं तो यहाँ पर तकलीफ़ बढ़नी शुरू हो जाती है। शुरू में हम इग्नोर कर लेते हैं, जब तकलीफ़ बढ़ जाती है तो फिर कभी डिक्लो जेल का इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी कुछ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी पेन किलर खा लेते हैं। वो सब टेम्परेरी इफेक्ट है, राइट। तो अगर इन केस आपको अभी भी गर्दन के अंदर दर्द है तो मैं आपको यहाँ पे लाइव बोलते बोलते मैं आपको बताऊंगा, तो जब आपको करके दिखा दूंगा ना, विदिन अ मिनट आपकी गर्दन का दर्द गायब हो जाएगा। ऐसी टेक्निक बता रहा हूं। क्या करना है इस मामले में ना, हमारा अंगूठा बड़े काम की चीज है, ये वाला अंगूठा। अब अंगूठा जो है आपको क्या करना है, इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से इसकी मसाज करनी है। कितनी देर के लिए? 1 मिनट के लिए, बड़े आराम से, लेकिन प्रेशर देके, ठीक है। अगर आपकी गर्दन में लेफ्ट साइड में दर्द है तो आपने लेफ्ट अंगूठे के ऊपर मसाज देनी है, ठीक है, इस तरीके से। और अगर आपके राइट गर्दन में दर्द हो रहा है तो आपने राइट वाले अंगूठे को इस साइड से और इस साइड से, यानी दोनों साइड से अच्छी तरह से इसकी मसाज करनी है। इतनी अच्छी तरह से कि आपको प्रेशर महसूस हो। बहुत जोर नहीं लगाना, लेकिन प्रेशर महसूस होना चाहिए, अच्छा प्रेशर महसूस होना चाहिए। आप बहुत भयंकर पेन है 1.5 मिनट कर लीजिए, 2 मिनट कर लीजिए, लेकिन 2 मिनट के बाद आप कहेंगे वाह कमाल हो गई, गर्दन का दर्द एकदम गायब। ये सब चीजें व्यवहारिक योग में आती हैं। आज व्यवहारिक योग के कारण भी मैं आपको बता रहा हूं क्यों हम रिसर्च कर रहे हैं, क्यों हम ऐसी टेक्निक्स में साथ साथ योग के साथ साथ आ रहे हैं, ताकि लोगों के पास, जिनके पास समय नहीं है, वो समय का सदुपयोग कर सकें। आपको याद है ना, पहले टेस्ट मैच चला करते थे, 5-5 दिन के टेस्ट मैच, क्रिकेट टेस्ट मैच चला करते थे। बाद में एसोसिएशंस जो हैं, क्रिकेट एसोसिएशंस, उन्होंने समझ लिया कि अब 5-5 दिन का समय किसी के पास नहीं है, 1 डे इंटरनेशनल शुरू कर दें। 1 डे इंटरनेशनल शुरू हो गए, 50-50 ओवर्स, 50-50 ओवर्स के बाद एक समय ऐसा भी आया जब लोगों ने महसूस किया कि यार 50 ओवर देखने बड़े भारी पड़ जाते हैं, बड़ा टाइम लग जाता है। 2020, आज की डेट में 2020 इतना फेमस हो गया, 2020 1 डे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप होना शुरू हो गया और बड़ा जबरदस्त कामयाब हुआ। उसका एक ही कारण है कि समय नहीं है लोगों के पास। बहुत से लोग योग का फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं है क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए या योग करने के लिए। इसीलिए व्यवहारिक योग की हमने खोज की, ताकि उस व्यवहारिक योग के अंदर हम ऐसी टेक्निक्स को लेकर आए आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन के मंच पर, ताकि तुरंत आपको आराम मिले। जैसे कि मैंने आपको एक पहली टेक्निक बताई है। दूसरा, आपको एक और बड़ी जबरदस्त टेक्निक बताता हूं कि अगर आपको ये पूरे कंधे में और गर्दन में दर्द आ रहा है, अगर आपको राइट साइड में यहां पेन हो रहा है या लेफ्ट साइड में यहां पर पेन आ रहा है सिर में, ठीक है, तो अगर सर्वाइकल की वजह से ऐसा हो रहा है तो उसका बेहतरीन एक टेक्निक बताता हूं। इस तरीके से आपको हाथ एक सीधा रखना है, दूसरा हाथ इसी के ऊपर उल्टा रखना है और इन दोनों को इस तरीके से ग्रिप बना लेना है, ऐसे,
ठीक है। और इन दोनों हथेलियों को, इस बनाए हुए ग्रिप को आपने सिर के पीछे लेकर जाना है, सिर के ऊपर नहीं, सिर के पीछे। और फिर एक तरफ की बाजू को हमने दाईं तरफ झुकाना है और फिर उसी को खींचकर धीरे धीरे हमने बाईं तरफ लेके जाना है। बहुत आसान प्रक्रिया है, बहुत आसान है, ठीक है। और इस तरीके से फिर आपको दाईं तरफ लेके जाना है, 1 से 2 सेकंड रुकिए और उसके बाद फिर से आप उसको बाईं तरफ लेके जाइए। ख्याल रखिए, जिनको सोजिश की तकलीफ है, जिनको सूजन है गर्दन के ऊपर, वो इस टेक्निक को ना करें, उससे पहले वो सोजिश को ठीक करें। सोजिश के लिए मैं हमेशा बताता हूं कि अगर किसी को घुटने में सोजिश है, किसी को गर्दन में सोजिश है, कहीं पर भी सोजिश है, तो उन्हें पाइनएप्पल का रस पीना चाहिए, पाइनएप्पल जूस, यानी अनानास का ताज़ा रस। डिब्बे वाला नहीं चलेगा, अनानास का ताज़ा रस। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक खास तरह का एंजाइम होता है, उसको हम बोलते हैं ब्रोमलिन। ब्रोमलिन नाम का एंजाइम जो है सोजिश को जड़ से ठीक करने में मदद करता है। बड़ी कमाल की चीज़ है। इस तरीके से आप कम से कम एक बार में 10 बार जरूर कीजिए, और दिन में चाहे जब आप कर सकते हैं, दिन में 10-10 बार, 10 बार आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इमीडिएटली आपका पूरा कंधा आपकी गर्दन में तुरंत आपको आराम देता है। बड़ा आसान है, बहुत आसान है। और आपको एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। आपने ज़िंदगी में देखा हो, ये सब ना वॉच करने वाली चीज़ें होती हैं। गडरिये को अगर देखा हो तो गडरिया क्या करता है, आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। आप अगर गडरिये को देखेंगे तो एक गडरिये ने ना हमेशा इस तरीके से एक स्टिक, ये डंडा जैसे मैंने लिया है, ये बाज़ार से आपको 30-40 रुपए में आराम से मिल जाता है। और गडरिया जो है इस तरीके से ऐसे दोनों हाथों को ऐसे लगा के और सारा दिन घूमता है, ठीक है। आप अगर गडरिये को पूछेंगे ना कि भैया तुम्हें कभी गर्दन का दर्द, कंधे का दर्द, बाजू का दर्द कभी हुआ है, या तुम्हारे हाथों में कभी नंबनेस, टिंगलिंग की कभी समस्या हुई है, सूना हुआ है, कभी उंगलियां सूनापन आया है? कभी नहीं आएगा, कभी भी। क्योंकि वो जब भी चराने जाते हैं ना अपनी भैंसों को, बकरियों को, भेड़ों को, तो वो इस तरीके की इस पोजीशन में रहते हैं। आपने बड़ी बार देखा होगा। ये सब वॉच करने वाली चीज़ें हैं। मतलब मैंने भी कई बार महसूस किया कि ये लोग इस तरीके से करते हैं, बड़ा रिलैक्स मिलता होगा। और जब मैंने इसको किया ना, कमाल हो गई। और जब मैंने इसको हज़ारों लाखों लोगों को जब मैंने बताया तो वाकई उनके रिजल्ट्स कमाल के थे। इस तरीके से आप अपने हाथ जो हैं यहाँ डंडे पे टिका लीजिए, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, थोड़ा सा राइट साइड में। और ये जो डंडा है ना, इसको आप थोड़ा सा इसके ऊपर घुमा भी सकते हैं, राइट। हल्का हल्का आप अगर घुमाएंगे, बड़ा रिलैक्स मिलेगा। मतलब मेरे को इतना आनंद आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है, इस वक्त मैं आपको बता नहीं सकता। मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपना जो अभी प्रोग्राम कर रहा हूँ ना, वो इसी पोजीशन में कर दूँ। इतना आनंद आ रहा है मेरे को। और आप अगर करेंगे ना इसको, पहले 2 से 4 मिनट, 5 मिनट के बाद आप महसूस करेंगे गर्दन का जो भारीपन है, जो गर्दन का तनाव है, एकदम से ठीक हो गया। क्या कमाल की चीज़ है, देखो, ठीक है। बड़ी आसान सी चीज़ है और करना भी बड़ा आसान है। एक और आपको चीज़ बताता हूँ कि अगर किसी को गर्दन में बहुत तनाव रहता है, सर्वाइकल की समस्या है, तो अलग योग में एक आसन है, एक तरीका है, टेक्निक है, अलग ग्रीवा आसन। अलग ग्रीवा आसन में क्या करना है, जब भी आप यूरिन के लिए जाते हैं, पेशाब करने के लिए जाते हैं, तो आपको पेशाब करते समय अपनी गर्दन जो है ऊपर की तरफ करनी है, यानी आपको छत की तरफ देखना है। और जब आपने पेशाब कर लिया तो गर्दन धीरे धीरे नीचे लेके आइए और बस रिलैक्स। इतना सा करना है। विद इन अ वीक और 2 वीक्स मैक्सिमम, 1 से 2 हफ्ते के बाद आप महसूस करेंगे कि अलग ग्रीवा आसन करने के बाद ये टेक्निक जो मैंने आपको तरीका बताया है, आपके गर्दन का दर्द, जो तनाव था, जो स्टिफनेस थी, जो जकड़न थी, बिल्कुल ठीक हो गई। क्या कमाल की चीज़ है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप अपनी गर्दन के जो मैंने तरीके बताए हैं, ये वो तरीके हैं जो व्यवहारिक योग के अंतर्गत आते हैं। और ये पहले घंटे से नहीं, पहले मिनट से काम करना शुरू कर देते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक ऐसी टेक्निक जिनको घुटनों में बड़ी तकलीफ रहती है, कि वो घुटनों के दर्द से पहले दिन से, मैं कहूँगा पहले घंटे से, शायद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे पेशेंट्स को पहले 5 मिनट के अंदर अंदर घुटनों में आराम आना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से व्यवहारिक योग के अंतर्गत आने वाली इस टेक्निक को आप करेंगे तो घुटने के दर्द में पहले 5 मिनट में आपको फर्क आना शुरू हो जाएगा। क्या करना है, कैसे करना है, आइए देखते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि किस तरीके से व्यवहारिक योग के अंतर्गत आने वाली इस टेक्निक का आप इस्तेमाल करें
तो आपके घुटने के दर्द में कैसे आराम आ सकता है पहले 5 मिनट में। जिन भी पेशेंट्स, जो भी बुजुर्ग हैं, जिनको भी ये तकलीफ रहती है, उनको या तो फ्रंट में पेन रहता है, या तो इस जगह पर पेन रहेगा, या फिर उनको अंदर वाली साइड में दर्द रहेगा, और या फिर बाहर वाली साइड में दर्द रहेगा। 3 पोजीशंस मेन आमतौर पे देखी जाती हैं। कई बार घुटने के पीछे भी दर्द रहता है, उसका भी आपको तरीका अभी समझ में आ जाएगा किस तरीके से करना है। अगर घुटने में फ्रंट में पेन रहता है तो आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे बेंच है, आप कुर्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कुर्सी आप अपने सामने रख लीजिए, और ख्याल इस बात का रखना है कि जब भी आपको ये करना है तो आपको उस समय कुर्सी पे जब भी पैर रखना है तो किसी ना किसी दूसरी कुर्सी का या फिर दीवार का सहारा ले लेना है। क्या करना है आपको, कैसे करना है वो आपको बताता हूं। इस तरीके से सामने एक आपने कुर्सी रखनी है, और कुर्सी के ऊपर ध्यान इस बात का रखना है जब भी ये पैर जो है वो नीचे सीधा रहना चाहिए, बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। और इस तरीके से आपने पैर को धीरे धीरे उठाकर कुर्सी पर रख लेना है, इस तरीके से। और जैसे ही आप ये पैर यहाँ पर रखेंगे, आपको यहाँ पर पूरा स्ट्रेच फील होगा, बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रेच मिलेगा। अगर आपको ऐसा लगे कि स्ट्रेच नहीं आ रहा है तो आपने थोड़ा सा पैर की ऊंचाई बढ़ा लेनी है, यानी नीचे जो है तकिया रख लेना है, 1 तकिया या 2 तकिए आपको इस तरीके से रख लेने हैं, और आप महसूस करेंगे कि यहाँ पे बड़ा शानदार स्ट्रेच आ रहा है। अगर आपको फ्रंट में पेन है तो आपको इसी तरीके से घुटने का बिल्कुल इसी पोजीशन में रखना है। अगर आपको अंदर वाली साइड में दर्द है घुटने के, तो आपको पैर को इस तरीके से मोड़ देना है, बड़ा आसान है। अगर आपको अंदर वाली दर्द है, अगर आपको बाहर वाली दर्द है तो बाहर की तरफ अगर है तो आपको अपने पैर को राइट साइड को इस तरीके से मोड़ देना है, बड़ा आसान है, ठीक है। अगर फ्रंट में दर्द है तो सीधा रखना है, उसको इधर उधर कुछ नहीं घुमाना। अगर अंदर वाली साइड दर्द है तो बाईं तरफ, और अगर आपको इधर दर्द है बाहर वाले तो दाईं तरफ आपको घुमा लेना है, ठीक है। इस तरीके से आप जो है इस प्रक्रिया को दूसरे पैर पर भी कर सकते हैं। इसी तरीके से पैर सीधा रखना है, और अगर फ्रंट में पेन है तो सीधा रखिए, अगर अंदर वाली तरफ दर्द है तो आपको अंदर घुमाना है, अगर बाहर वाली साइड में दर्द है तो पैर को इस तरीके से घुमाइए। बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है। बस ख्याल इस बात का रखना है, अगर सोजिश हो तो उस दौरान आपको ये एक्सरसाइज, ये वाली टेक्निक जो है वो नहीं करनी है। पहले सोजिश को ठीक करें, अनानास का रस जरूर पिएं, ताकि जो ब्रोमेलिन नामक एंजाइम है इसके अंदर, उससे सोजिश बिल्कुल ठीक हो जाए। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आज के समय में बहुत ज़्यादा जिनको एंटीबायोटिक्स और तेज़ एंटीबायोटिक और तेज़ स्टीरॉयड देने की वजह से जिनकी सूंघने की शक्ति चली गई है, उसको कैसे वापस लाना है विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर अंदर। और आपको बताऊं कि ये जो खोज की गई है ये आज की नहीं है, ये 2017 की खोज है, जब मेरे पूज्य पिताश्री के TLC बढ़ गए थे, और TLC बढ़ने के बाद उनको हायर एंटीबायोटिक्स दिए गए, बहुत तेज़ एंटीबायोटिक्स दिए गए, और इतने तेज़ एंटीबायोटिक्स देने के बाद, स्टीरॉइड्स देने के बाद उनके सूंघने की शक्ति खत्म हो गई। और उसके बाद उन्होंने कई पैथियों में विचार विमर्श किया, खोज की, लेकिन किसी भी पैथी में इसका संपूर्ण प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाया। और आखिर में क्योंकि वो खुद योगी हैं, तो उन्होंने एक ऐसे रहस्य की खोज कर दी, एक ऐसे तरीके की खोज कर दी कि जिससे 10 दिन के अंदर अंदर सूंघने की शक्ति वापस आ जाती है। और आज वो बिल्कुल फिट हैं, बिल्कुल फिट हैं। क्या करना है, बड़ा आसान है। इसका नाम है सुकंधक प्राणायाम। क्या करना है सुकंधक प्राणायाम में, आपको इसके लिए चाहिए एक प्याज, ठीक है। ये प्याज जो है, ये इस तरीके से आपको प्याज लेना है, अच्छी तरह से धो के छील लेना है, और छील के साफ सुथरा प्याज होना चाहिए, बिल्कुल कोई डस्ट पार्टिकल कुछ भी उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। और मैंने इसको बीच में से आधा काट लिया है, ठीक है। आपको भी इसी तरीके से आधा काटना है। और आपको क्या करना है, जैसे आपने एक नाक जो है, एक नासिका जो है, उसको आपने अंगूठे की सहायता से बंद करना है, और दूसरे से आपको सांस खींचना है अंदर की तरफ, ठीक है, इसी तरीके से। जब आपने अंदर रोक लिया तो 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए रोक के, और उसके बाद जैसे हम प्राणायाम करते हैं, और दूसरी तरफ आपको सांस को छोड़ देना है, ठीक है। और फिर से इधर प्याज रख के फिर यहां से सांस खींचना है, और इस नासिका को बंद करके ये सांस दोबारा से यहां से छोड़ देना है। फिर से सांस लेना है,
इस नासिका को बंद करके और यहां से सांस फिर से बाहर निकाल देना है, दाईं नासिका से। ठीक है, इस तरीके से अगर आप कम से कम 1 से 1.5 मिनट सुबह और 1 से 1.5 मिनट शाम को कर लेंगे, विद इन 10 to 12 डेज आपकी सूंघने की शक्ति गारंटेड वापस आ जाएगी। ये दुनिया का पहला ऐसा प्राणायाम है, पहला ऐसा तरीका है सुकंदक प्राणायाम, जिससे सूंघने की शक्ति 100% वापस आएगी ही आएगी। आपको कोई दवाई कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन के मंच पर आज विश्व योग दिवस को आपने इस प्रोग्राम को खूब एंजॉय किया होगा और बहुत सारी चीज़ों को सीखा भी होगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर सतीश कराले जी का, वाइस चेयरमैन डॉक्टर नितिन राजे पाटिल जी का, हमारे आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े हर पैथी के डॉक्टर्स का, जितने भी योग साधक हैं, योगाचार्य हैं, उन सब का तहे दिल से धन्यवाद कि उन लोगों ने सब ने मिलकर आज इस प्रोग्राम को सफल बनाने में हम सब की मदद की है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुभकामनाएं।